नमस्कार। कभी सोचा है कि इस धरती पर जो लाखों करोड़ों जीव हैं, उन्हें हम समझते कैसे हैं? ये कहानी है एक लंबी और बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक सफर की। एक ऐसी खोज की जिसने हमें जीवन की इस विशाल वैरायटी को एक सिस्टम में ढालने में मदद की। ये सवाल वाकई में बहुत बड़ा है और वैज्ञानिक सदियों से इसका जवाब ढूंढ रहे हैं। हमारे चारों तरफ पौधों से लेकर जानवरों और इतने छोटे जीवों तक जिन्हें हम देख भी नहीं सकते, जीवन का एक अथाह समंदर फैला हुआ है। तो कोई इसे समझना शुरू भी करे तो कहाँ से? तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से। उन वैज्ञानिकों से मिलते हैं जिन्होंने पहली बार जिंदगी के इस विशाल कैनवस को समझने और उसे ऑर्गेनाइज करने की हिम्मत की। तो ये सब शुरू हुआ अरस्तू से, जिन्होंने पहली बार साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को बांटने की कोशिश की। उन्होंने पौधों को बस उनके साइज के हिसाब से बांट दिया, पेड़, झाड़ियाँ और जड़ी बूटियाँ, और जानवरों को इस आधार पर कि उनमें लाल खून है या नहीं, है ना, सिंपल। फिर सदियों बाद आए लिनियस, जिन्होंने इस आइडिया को थोड़ा और फॉर्मल बनाया और दो किंगडम सिस्टम दिया, प्लांटी यानी सारे पौधे और एनिमेलिया यानी सारे जानवर। ये एक शानदार लेकिन बहुत ही सीधा साधा पहला कदम था। पर होता क्या है ना कि शुरुआती आइडियाज हमेशा पूरी तरह सही नहीं होते। ये दो किंगडम सिस्टम काम का तो था, लेकिन बहुत ज़्यादा ही सिंपल था। और जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ा, इस सिस्टम की कमियां एक एक करके सामने आने लगीं। पता है, इस सिस्टम की जो सबसे बड़ी खूबी थी, मतलब इसकी सिंप्लिसिटी, वही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गई। ये उन जीवों के बीच के ज़रूरी फ़र्क को बता ही नहीं पाया जो असल में एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। अब दिक्कत ये थी कि प्लांटी यानी पौधों वाले किंगडम में बैक्टीरिया, फंगस, काई सब कुछ एक साथ डाल दिया गया था। जरा सोचिए, एक फंगस जो सड़ी गली चीजों पर उगता है, उसे एक हरे पौधे के साथ रख दिया गया जो सूरज की रोशनी से अपना खाना बनाता है। ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ। इस सिस्टम में कई बड़ी बड़ी दिक्कतें थी। इसने यूकैरियोट्स मतलब एडवांस्ड सेल वाले जीव और प्रोकैरियोट्स यानी सिंपल सेल वाले जीवों में कोई फर्क नहीं किया। एक सेल वाले जीवों को कई सेल वालों के साथ मिला दिया, और सबसे बड़ी गलती तो यही थी कि फंगस को पौधों के साथ रख दिया। तो ये बिल्कुल साफ हो चुका था कि अब जिंदगी के इस नक्शे को फिर से बनाने का वक्त आ गया है। और फिर एंट्री होती है आर.एच. व्हिटेकर की। उन्होंने एक ऐसा सोल्यूशन दिया जिसने बायोलॉजी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए देखते हैं कि वो क्रांति क्या थी। और ये एक टर्निंग पॉइंट था, एक हिस्टोरिक मोमेंट। साल था 1969, जब व्हिटेकर ने एक बिल्कुल नया मॉडल पेश किया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी 5 जगत का वर्गीकरण। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये जिंदगी को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया था। व्हिटेकर का जीनियस इसी बात में था कि उन्होंने सिर्फ ये नहीं देखा कि कोई जीव दिखता कैसा है, उन्होंने कुछ बहुत ही गहरे सवाल पूछे। सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक? सेल के अंदर न्यूक्लियस ठीक से बना है या नहीं? और सबसे जरूरी, वो जीव अपना खाना कैसे हासिल करता है? इन सवालों के आधार पर उन्होंने जिंदगी का एक कहीं ज्यादा सटीक और बेहतर नक्शा तैयार किया, जिसमें 5 किंगडम थे: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। तो चलिए अब व्हिटेकर की इन नई दुनियाओं में झांक कर देखते हैं, और शुरुआत करते हैं सबसे सिंपल और धरती पर सबसे ज्यादा फैले हुए किंगडम से, मोनेरा। किंगडम मोनेरा में सारे के सारे बैक्टीरिया आते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह हैं। आप एक मुट्ठी मिट्टी उठा लीजिए या फिर उबलते गर्म पानी के झरने देख लीजिए, रेगिस्तान की रेत हो या गहरे समंदर की खाई, ये आपको हर जगह मिलेंगे। ये सच में हमारी दुनिया की बुनियाद है। अब इस माइक्रोस्कोपिक दुनिया में भी गजब की वैरायटी है। बैक्टीरिया को उनके शेप के हिसाब से 4 मेन ग्रुप्स में बांटा गया है। गोल शेप वाले कोकस, रॉड जैसे दिखने वाले बैसिलस, कॉमा शेप वाले विब्रियम और स्पाइरल शेप वाले स्पाइरियलम। किंगडम मोनेरा को भी हम 2 बड़े ग्रुप्स में बांट सकते हैं। एक है आद्य बैक्टीरिया यानी पुराने बैक्टीरिया जो बहुत ही मुश्किल एक्सट्रीम हालात में जिंदा रह सकते हैं, और दूसरे हैं यू बैक्टीरिया यानी सच्चे बैक्टीरिया, जिन्हें हम आम तौर पर बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। और इसी ग्रुप में वो साइनोबैक्टीरिया भी आते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। चलिए अब मोनेरा से आगे बढ़कर चलते हैं अगले किंगडम की तरफ, प्रोटिस्टा। इसमें सभी सिंगल सेल वाले यूकैरियोट्स आते हैं, जो इसे एक बहुत ही दिलचस्प और डाइवर्स ग्रुप बनाता है।
किंगडम प्रोटिस्टा को आप एक तरह का पुल समझ सकते हैं। ये सिंपल मोनेरा और कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्यूलर किंगडम्स के बीच की कड़ी है। इसके ज्यादातर मेंबर्स पानी में रहते हैं और क्योंकि ये यूकैरियोटिक हैं, इनके सेल्स में एक प्रॉपर न्यूक्लियस और दूसरे ऑर्गेनेल्स होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है एक डायनोफ्लैजेलेट। ये ज्यादातर समंदर में मिलते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब गोनियोलैक्स जैसी इनकी कुछ प्रजातियां बहुत तेजी से बढ़ती हैं तो वो पूरे समुद्र को लाल रंग का कर देती हैं, जिसे रेड टाइड कहते हैं, और ये समुद्री जीवों के लिए काफी जहरीला हो सकता है। अब जरा युगलीना को देखिए, ये तो सच में कमाल है, क्योंकि ये सारे नियम तोड़ता है। जब धूप होती है तो ये एक पौधे की तरह बिहेव करता है और फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बना लेता है। लेकिन जब अंधेरा होता है तो ये एक जानवर बन जाता है और दूसरे छोटे जीवों का शिकार करने लगता है। और ये है पैरामीशियम, जो प्रोटोजोआ ग्रुप का हिस्सा है। प्रोटोजोआ को जानवरों का बहुत पुराना रिश्तेदार माना जाता है। पैरामीशियम अपने शरीर पर मौजूद हजारों छोटे छोटे बालों जैसी चीज़ों, जिन्हें सीलिया कहते हैं, उनकी मदद से पानी में घूमता है और अपना खाना पकड़ता है। और अब एक बहुत ही मजेदार बात, डायटम नाम के प्रोटिस्ट की सेल वॉल सिलिका यानी एक तरह के कांच से बनी होती है। जब ये मर जाते हैं तो इनके ये कांच के खोल समंदर की सतह पर जमा होते रहते हैं और लाखों सालों में डायटोमेशियस अर्थ नाम का एक पदार्थ बनाते हैं। ये थोड़ा खुरदुरा होता है, इसलिए आज इसका इस्तेमाल पॉलिश करने से लेकर तेल और सिरप को फिल्टर करने तक में होता है। तो देखिए, हमने शुरुआत कहाँ से की थी? जिंदगी को अलग अलग बक्सों में डालने की कोशिश से। लेकिन जैसे जैसे हम गहराई में गए, हमें एहसास हुआ कि शायद सबसे छोटे जीव ही सबसे ज्यादा जरूरी हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या हमारी दुनिया की असली नींव उन किंगडम्स पर टिकी है जिन्हें हम अपनी आंखों से देख तक नहीं सकते?